इसके पहले वाले वीडियो में हम सरफेस केमिस्ट्री के चैप्टर से अधिशोषण के बारे में पढ़ चुके थे। अभी उसका उस चैप्टर का दूसरा वीडियो है, तो इसके बेस पर हम अधिशोषण का वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारी अगली हेडिंग होगी अधिशोषण का वर्गीकरण। पहला है सांद्रण के आधार पर। सांद्रण के आधार पर अधिशोषण को दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला है धनात्मक अधिशोषण। नाम से ही पता चल रहा है कि यदि पृष्ठ पर अधिशोष्य का सांद्रण, जैसे जनरल एग्जाम्पल हम बताएं आपको, चाक और क्या बोलते हैं, बोर्ड का। तो बोर्ड क्या है, अधिशोषक, और चाक क्या है, अधिशोष्य। उसी को आप ध्यान में रख के समझ लेंगे इसको। यदि पृष्ठ पर अधिशोष्य का सांद्रण इसके स्थूल में सांद्रण की अपेक्षा अधिक होता है तो इसे धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। स्थूल का मतलब बताएं, दो पार्ट होता है, ऊपर होता है सरफेस वाला पार्ट और अंदर का जो पार्ट होता है उसी को हम स्थूल या बल्क पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर अधिशोष्य की मात्रा बाहर ज़्यादा हो और अंदर कम हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, धनात्मक अधिशोषण। डेफिनेशन आप नोट कर लेंगे। यदि पृष्ठ पर अधिशोष्य का सांद्रण उसके स्थूल में सांद्रण की अपेक्षा अधिक होता है तो इसे धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। उदाहरण है, जब पोटेशियम क्लोराइड के सांद्र विलयन को रक्त तप्त चारकोल के साथ हिलाया जाता है, यह धनात्मक अधिशोषण दर्शाता है। मतलब चारकोल के सरफेस पर पोटेशियम क्लोराइड का ये सॉल्यूशन है अधिशोषित हो जाता है। ये उदाहरण है धनात्मक अधिशोषण का। तो पूछेगा उदाहरण तो आप याद रखेंगे, रक्त तप्त चारकोल का पोटेशियम क्लोराइड विलयन के साथ अगर मिला को, अगर मतलब जब पोटेशियम क्लोराइड के सांद्र विलयन को रक्त तप्त चारकोल के साथ हिला दिया जाए मिला के, तो यह अधिशोषण किस टाइप का अधिशोषण होगा, धनात्मक अधिशोषण। अगला है ऋणात्मक। यदि पृष्ठ पर अधिशोष्य का सांद्रण स्थूल में सांद्रण की अपेक्षा कम होता है, यह ऋणात्मक अधिशोषण होता है। सेम जब KCl के तनु विलयन को रक्त तप्त चारकोल के साथ हिलाया जाता है तो यह ऋणात्मक अधिशोषण होता है। मतलब विलयन अगर गाढ़ा होगा तो ज़्यादा मात्रा में जाके चिपकेगा उसके ऊपर, अगर तनु होगा तो कम मात्रा में चिपकेगा। इसका मतलब क्या हो गया, धनात्मक अधिशोषण में सांद्र विलयन पोटेशियम क्लोराइड का हिलाना दोनों केस में किसके साथ है, रक्त तप्त चारकोल पर। ठीक है, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा KCl का तो ऋणात्मक अधिशोषण शो करेगा, अगर सांद्र विलयन होगा तो धनात्मक अधिशोषण दिखाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट आने वाला क्वेश्चन है, नोट ही कर लेंगे इसको, पूछेगा क्वेश्चन से तो आपसे यही पूछेगा। अधिशोष्य तथा अधिशोषक के अणुओं के मध्य उपस्थित बलों के आधार पर, दोनों के बल, मान लीजिए ये सरफेस है, मान लो ये सरफेस है, ठीक है, ऐसे करके, तो इसके में पार्टिकल्स होंगे और इस पार्टिकल में अट्रैक्शन फोर्स होगा, अंदर बाहर चारों तरफ बल लगाते हैं, ऊपर के बल क्या होते हैं, असंतुलित होते हैं। अब ऊपर से आप अधिशोष्य ले आकर के इसको मिला रहे हो, मान लो ऐसे करके, ठीक है, तो ये मिल रहा है, तो इनके बीच के जो बल होते हैं, मतलब एक में एक गोला वाला मान लो ये अधिशोष्य के मॉलिक्यूल्स हैं और ये वाला मान लो किसके, अधिशोषक के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन जितना मजबूत होगा अधिशोषण उतना ही प्रबल होगा। तो इसी अट्रैक्शन बल के बेस पर हम इसको विभाजित करने जा रहे हैं। तो दो टाइप का है इसमें। पहला है यदि भौतिक अधिशोषण। कब, यदि अधिशोष्य तथा अधिशोषक के मध्य उपस्थित आकर्षण बल वांडर वाल बल हों तो इस अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण कहते हैं। वांडर वाल बल बहुत ही कमजोर बल होता है, यह इंग्लिश में बोला जाता है फिजी-जॉर्पसन कहते हैं। इसे गर्म करके या दाब में कमी करके उत्क्रमित किया जा सकता है, मतलब इसका विशोषण कराया जा सकता है।
कहने का मतलब कणों के बीच अधिशोष्य और अधिशोषक के कणों के बीच अगर वान डर वाल बल काम करता है तो इस टाइप का अधिशोषण क्या कहलाता है, भौतिक अधिशोषण। या अब इसको आप गर्म करके या दाब घटा करके इसको उत्क्रमित का मतलब दोनों को अधिशोषण के अंतर्गत, भौतिक अधिशोषण के अंतर्गत आप अधिशोष्य और अधिशोषक को अलग कर सकते हैं। तो मतलब कमजोर बल होता है, सीधा मतलब यही है। रासायनिक अधिशोषण में यदि अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य उपस्थित आकर्षण बल रासायनिक बंधों के लगभग समान शक्ति वाले होते हैं तो इस अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण या लैंग-म्यूर अधिशोषण कहते हैं। इस प्रकार के अधिशोषण को आसानी से उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। मतलब इस टाइप का अधिशोषण जब हो जाएगा एक बार तो आप इसको फिर से अलग करने के लिए, अधिशोष्य और अधिशोषक को अलग करने के लिए काफ़ी अधिक ऊर्जा की या मतलब मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। कहने का मतलब अगर जनरल हम समझने के लिए कह सकते हैं कि अगर मान लो एक सरफेस है, लकड़ी का टुकड़ा, बॉडी मान लेते हैं, जिसे हम चाक से लिख देते हैं बोर्ड पे। तो हमने चाक से लिख दिया, उसके बाद अब उसको धीरे से हम क्या करें, जब डस्टर लेकर उसको रगड़ देते हैं तो चाक क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ये अधिशोषण किसका एग्जाम्पल हुआ, भौतिक अधिशोषण। लेकिन अगर उसी को हम मार्कर से लिख दें, वो भी परमानेंट वाला हो, तो क्या करना पड़ेगा, अब वहाँ से उसको हटाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करके हटाना पड़ेगा। तो अधिशोषण क्या हो जाएगा, फिजिकल टाइप मतलब केमिकल। अगर आसानी से दोनों को अलग ना किया जा सके तो इसको क्या बोलेंगे, रासायनिक अधिशोषण। और आसानी से अलग हो जाए तो भौतिक अधिशोषण। ठीक है। अब ये दोनों का अंतर यही पूछता है क्वेश्चन, भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखिए। तो आपसे पूछेगा तो कम से कम 4 अंतर लिखना पड़ेगा। कितना डिफरेंस, 4। इसको आप रट ही लेंगे, लिख लो, याद कर लो, अच्छे से पढ़ा करो ध्यान के साथ। भले ही 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का अगर वीडियो है ये, अगर 25 मिनट या 20 मिनट का वीडियो है तो आपको इसको अगर आप थारोली पढ़ना चाहते हो नोट्स बना करके तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। और इतना टाइम तो आप लोगों के पास होगा नहीं, लेकिन फिर भी टाइम निकालिए, उसको ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद एक बार वीडियो को ऐसे ही जनरली पढ़ लीजिए, केवल सुन लीजिए ध्यान से। एक बार 2 बार ध्यान से सुन लोगे, अलग से तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस समय जो भी पढ़ाई करो, पढ़ते जाओ और समझ लो कि एक बार पढ़ो, इतना ध्यान लगा के पढ़ो कि फिर से दोबारा सिर्फ रिवाइज ही करना हो, दोबारा उसको पढ़ के समझने की ज़रूरत ना पड़े। तो अच्छे से ध्यान के साथ पढ़ें और पढ़ के तैयार करते हुए चलें, इसलिए कि टाइम बिल्कुल नहीं है। 2 महीने के अंदर मार्च के लास्ट वीक में एग्ज़ाम एकदम कन्फर्म है, होना ही होना है। एग्ज़ाम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयारी को करें। तो अभी तक जितना पढ़े हो, अभी तक जितना अधिशोषण में पढ़ाए हैं, तो आपसे यही पूछेगा, एक क्वेश्चन अगर बनेगा भी कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। तो अंतर हम लिखवा रहे हैं, 8 अंतर लिखवाने जा रहे हैं, आपको सिर्फ 4 लिखना है। तो देख लें जल्दी जल्दी। अधिशोषण की ऊष्मा निम्न 20 से 40 किलो जूल पर मोल के परास में होती है। मतलब इसमें अधिशोषण की ऊष्मा क्या होती है, काफ़ी कम होती है। 20 से 40 किलो जूल कणों के बीच की जो एनर्जी होती है, इतना दे दोगे तो फिर ये अलग हो जाएंगे। अधिशोषण की ऊष्मा क्या होती है, उच्च होती है। इसमें ऊष्मा क्या होती है, निम्न, लगभग कितना, इतना से इतना मोल के परास में। 20 से 40, यहाँ 50 से 400 किलो जूल पर मोल के परास में होती है, इतना रेंज में। अगर 50 से 400 के बीच में चला जाएगा तो इतना अगर ऊष्मा का मान हो तो क्या हो जाएगा, ये रासायनिक अधिशोषण। और ये क्या कहलाएगा, भौतिक। 20 से 40, 50 से 400। तो 40-400 ये तो मैच करा लेना, 20 से 40। तो 40 के बाद जब आगे बढ़ोगे तो क्या आता है, 50 आता है। 10 का डिफरेंस करें तो 50 से 400। तो याद रखेंगे, थोड़ा सा याद हो जाएगा। इसमें आकर्षण बल वान डर वाल बल होते हैं। इसमें आकर्षण बल रासायनिक बंध में कार्य करने वाले बलों के समान होते हैं। सहसंयोजक बल हो सकता है। प्रक्रम क्या हो, उत्क्रमणीय है, आसानी से इसको आप उत्क्रमित कर सकते हैं, मतलब इसका भी शोषण हो सकता है।
प्रक्रम कैसा है? अनुत्क्रमणीय। रासायनिक अधिशोषण क्या है? अनुत्क्रमणीय। निम्न ताप पर होता है तथा ताप वृद्धि पर घटता है। इम्पार्टेंट नेचर। कितने टेम्परेचर पर? निम्न ताप पर होता है और ताप वृद्धि पर घटता है। ये उच्च ताप पर होता है। किस ताप पर? उच्च ताप पर होता है। इसमें बहुआण्विक सतहें होती हैं, कई लेयर होते हैं, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, कई लेयर होते हैं। इसमें एक आणविक सतह होती है, ये भी इम्पोर्टेंट रोल। जहाँ निशान लगा रहे हैं ना, ये प्रॉपर्टी लिखोगे तो नंबर नहीं कट सकता है कभी भी। इनमें बहुआण्विक सतहें होती हैं, इसमें एक आणविक सतह होती है, केवल एक है ही। बहुआण्विक सतह समझ रहे हो? जैसे पेज के ऊपर पेज है, मान लो ये सब क्या कई सतह होता है ना, इसको बहुआण्विक बोलेंगे। और एक ही पेज है अकेला सिंगल, तो क्या कहलाएगा? आणविक, एक आणविक सतह। इनमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, मतलब मालिक्यूल को एक्टिव नहीं करना पड़ता है। लेकिन इसमें जब तक एक्टिव नहीं होगे तब तक रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी तो केमिकल बॉन्ड बनेगा कैसे? इसमें उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उच्च दाब अनुकूल होता है, दाब में कमी से विशोषण हो जाता है। हाई प्रेशर पर ये क्या बोलते हैं? अधिशोषण होता है भौतिक। उच्च दाब अनुकूल होता है, दाब घटाओगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे पार्टिकल। उच्च दाब अनुकूल होता है, दाब में कमी से विशोषण नहीं होता है। ऐसे नहीं, दाब जब हो जाएगा एक बार अधिशोषण रासायनिक वाले में, एक बार अधिशोषण के बाद से फिर दोबारा अगर दाब घटाओ बढ़ाओ तो उसके विशोषण इसका नहीं होता है आसानी से। यह विशिष्ट नहीं होता है, यह अत्यंत विशिष्ट होता है। इसका अधिशोषण स्पेशल सबके लिए अलग अलग होता है, लेकिन ये विशिष्ट नहीं होता है, ये कहीं भी वैसे ही जनरल चलता रहता है। तो ये अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण का अंतर है। जिसमें से 4 अंतर, जिसमें 2 हम निशान लगाए, इन दोनों को जरूर नोट करेंगे, 2 और नोट कर लेंगे, मतलब याद कर लेंगे 4। तो 8 याद करोगे तो हो सकता है एग्जाम में 4 आप लिख लोगे। तो एक बार ध्यान से पढ़ करके वीडियो को अच्छे से देख करके खूब बढ़िया से नोट्स बना लिया करें। नोट्स बना लेंगे एक बार तो पूरी गारंटी है कि ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर ही है, तो नोट्स पे ही डिपेंड करता है। तो नोट्स के माध्यम से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है इस चैप्टर में कि इसके बाद से हमको समतापी वक्र पढ़ना था, एक लैंगम्यूर था और एक फ्रेंडलिक था। तो इस साल के लिए सिलेबस से निकल चुका है, तो सब मिला जुला के। और वो क्या बोलते हैं, उत्प्रेरण था, उत्प्रेरण भी सिलेबस में नहीं है। इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही टॉपिक है, कोलाइडी विलयन, तो वही थोड़ा डिटेल पढ़ना है, ज़्यादा लंबा टॉपिक भी है वो। उधर से 3 नंबर का क्वेश्चन, इधर से 1-2 नंबर का, यही आना होगा तो यही आएगा जो भी बताएं। जनरल डिफिनीशन है, विशोषण किसे कहते हैं, ऑक्लूजन किसे कहते हैं, मतलब परिभाषाएँ हैं। तो इसमें से 2 नंबर से इधर से मान लो और 3 नंबर वो क्या बोलते हैं कोलाइडी विलयन पढ़ाएंगे, तो उसमें से पूछा जाएगा। तो वो बहुत ही मतलब ठीक ठाक वो भी है, थ्योरेटिकल टाइप का ही है, थोड़ा थोड़ा 1-2 रिएक्शन है हल्के फुल्के, तो आप पढ़ लेंगे, फिगर बना लेंगे। और उम्मीद करते हैं कि बस 3-4-5 वीडियो में, कम से कम 5 वीडियो तो बन ही जाएगा, अगर लेंदी करें तो 5 वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन भले ही 5 वीडियो है, वीडियो आपको 20 मिनट 15 मिनट का लग रहा है, लेकिन 20 मिनट 15 मिनट मत समझिए इसको। आप लिखने बैठोगे, अगर वाकई में ईमानदारी के साथ पढ़ोगे तो कम से कम ना एक वीडियो को पढ़ने में आपको 1 घंटा लग जाएगा। तो पूरा अच्छे से पढ़ें, थारोली पढ़ें, पढ़ के तैयारी कर लें, याद हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। धीरे धीरे सिलेबस हमारा कम होगा, तैयारी करते चलो। कम से कम जितना वीडियो से पढ़ाया जा रहा है इसको तो ज़रूर तैयार कर लो, ठीक है। थैंक यू।